अभी एक सीरीज आई है कल्ट ऑफ आसाराम। कोई कोट करना चाहता है, कोई इसके ऊपर वेब सीरीज बना के इसका जवाब देना चाह रहा है। तभी आई है जब आसाराम जी अभी जेल से बाहर हैं। जो बापू के भक्त हैं उनको समझ नहीं आ रहा कि इसको डिफेंड कैसे किया जाए। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आप लोगों ने वो डॉक्यूमेंट्री देखी है? हाँ, मैंने उसको देखा है और देखने के बाद ही मेरा विचार बना कि क्यों नहीं इस पे बात किया जाए। एक बुजुर्ग व्यक्ति जो 12 साल तक जेल में रहा, डिस्कवरी चैनल ने एक सीरीज लॉन्च किया है अभी। ये एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जा रहा है। पुनः आसाराम जी को सलाखों के पीछे पहुंचाने की साजिश रची जाती है। इन लोगों ने फिर से एक प्रोपेगेंडा शुरू किया कि बापू को फिर से ऐसा हालत बना दो, ऐसा नैरेटिव सेट कर दो समाज में कि बापू को जमानत देने में जज को फिर से डर लगे, जैसे 12 साल तक डर लगता रहा। तो इसमें पहले दिखाया क्या गया है? देखिए एक तो जो उन्होंने नाम रखा है कल्ट ऑफ आसाराम, मैं कहता हूँ कि कल्ट ऑफ डिस्कवरी होना चाहिए। तो अब आप लोगों का स्टेप क्या है इस डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ? देखिए, डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ तो हम लोग चाह रहे हैं कि कोर्ट जाए। नमस्कार। आसाराम बापू 12 साल बाद अपने आश्रम पहुंचे। 14 जनवरी को उनको जमानत मिली थी। एक बुजुर्ग व्यक्ति जो 12 साल तक जेल में रहा, लेकिन उनके जेल से बाहर आते ही जमानत पर उनके आसपास और उनके विरुद्ध एक नया षड्यंत्र का जाल बुना जाने लगा। और इस षड्यंत्र में मीडिया की जो भूमिका होती है वो हमेशा ही सर्वोपरि रही है। आसाराम बापू के मामले में ये तो और देखने में आया है और कई पत्रकार इसका खामियाजा भी भुगत रहे हैं, कोर्ट केस में भी जा रहे हैं। इस बार डिस्कवरी को आगे किया गया है। डिस्कवरी चैनल ने एक सीरीज लॉन्च किया है अभी, कल्ट ऑफ आसाराम। और ये ताज्जुब की बात है कि जब 12 साल बाद एक व्यक्ति को जमानत मिलती है और उस बीच एक कल्ट ऑफ आसाराम क्रिएट करके पुनः आसाराम जी को सलाखों के पीछे पहुंचाने की साजिश रची जाती है। ये कौन लोग हैं जो इतना पैसा खर्च कर रहे हैं? डिस्कवरी पर सीरीज बनाना कोई मामूली बात नहीं है। इससे पहले G5 पर मनोज बाजपेयी जैसे महंगे कलाकार को लेकर भी आसाराम जी के विरुद्ध एक सीरीज बनाई गई। वैसे तो देश में बहुत सारे संत हैं जिन पर कई आरोप लगे, कई जेल भी गए, लेकिन उनको लेकर इतना ज्यादा विदेशी मीडिया अथवा ये जो वेब सीरीज वाले हैं उनका इंटरेस्ट नहीं रहा जितना आसाराम जी को लेकर रहा। प्रकाश झा का जब आश्रम बन रहा था वो भी कहा गया कि आसाराम जी को लेकर है। तो ये क्या है जो जब भी आसाराम जी पर कुछ केस थोड़ा हल्का होता है अथवा जब वो आज बाहर निकले हैं तो वेब सीरीज आ जाती है और फिर से उनकी पूरी छवि को धूमिल करने का प्रयास करती है। हम आसाराम जी के शिष्य बम बम ठाकुर जी के साथ आज इसी पर बात करेंगे और जानने का पहले प्रयास करेंगे कि जो वेब सीरीज डिस्कवरी जैसे महंगे डिस्कवरी ने जो वेब सीरीज लॉन्च किया है वो असल में क्या है और उसमें क्या दिखाया गया है। और उसमें तो संस्था से जुड़े लोगों को भी उनके जो बाइट लिए गए हैं वो कहीं ना कहीं वो बाइट कंप्रोमाइज दिख रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि जो लोग आसाराम जी के हितैषी हैं कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे वही लोग उनके लिए एक उनकी जमीन को खिसकाने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं सीधे जुड़ता हूं बम बम ठाकुर जी से। बम बम जी, आप आसाराम बापू जी के शिष्य हैं जी। और अभी एक सीरीज आई है जी। डिस्कवरी पर, डॉक्यूमेंट्री आई है जो कल्ट ऑफ आसाराम, और ये तभी आई है जब आसाराम जी अभी जेल से बाहर हैं। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आप लोगों ने वो डॉक्यूमेंट्री देखी है? हाँ, मैंने उसको देखा है और देखने के बाद ही मेरा विचार बना कि क्यों नहीं इस पे बात किया जाए, क्योंकि जो बापू के भक्त हैं उनको समझ नहीं आ रहा कि इसको डिफेंड कैसे किया जाए।
कोई कोर्ट में केस करना चाह रहा है, कोई सबकी अपनी अपनी भावना है। कोई कोर्ट करना चाहता है, कोई इसके ऊपर वेब सीरीज बना के इसका जवाब देना चाह रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि जब तक इसके बाद चर्चा ना हो, आम लोगों में बात ना हो और पत्रकार और मीडिया का भूमिका ना आए, तब तक लोगों को इसको समझ में नहीं आया कि वो क्या बनाया है और क्यों बनाया है। ये एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जा रहा है कि बापूजी को जो ये एक तो मेडिकल जमानत मिली है, मेडिकल ग्राउंड पे उनको अभी राहत मिली है, क्योंकि उनके हार्ट में 3 ब्लॉकेज है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इन्हीं के जो संस्था है एम्स, जहाँ पे बापूजी का इलाज चल रहा था, वहाँ पे जांच में पता चली है कि बापूजी के हृदय में 3 ब्लॉकेज है। एक 99% ब्लॉक है, दूसरा 90% ब्लॉक है और तीसरा 77% ब्लॉक है। तो 3 ब्लॉकेज वाले आदमी को 12 वर्षों के बाद में तो जमानत मिलती है इलाज करवाने के लिए। और जब इलाज करने के लिए जमानत मिलती है और इलाज के लिए वो जाते हैं, तो एक ऐसा माहौल बनाने के लिए की तैयारी चल रही है। खाली यही नहीं, मैं बता रहा हूँ, ये तो एक मामला है, इसके अलावा भी कई मामला। जिस दिन बापूजी को जमानत होना था, अहमदाबाद वाले केस में बापू को एसओएस मिल गया था सुप्रीम कोर्ट से, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपको वहां से भी मिल जाएगा, जोधपुर से। उससे एक दिन पहले 14 तारीख को कोर्ट में सुनवाई होनी थी जोधपुर वाले एसओएस के मामले में। उससे एक दिन पहले 10 साल पहले किसी गवाह की हत्या हो गया था। उस केस में वो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ था और उसको कोर्ट ने जमानत दिया था, और वो कोर्ट में कुछ दिनों से हाजिर नहीं हो रहा था। उसको गिरफ्तार किया कर्नाटका के एक गांव से। पर मीडिया में यह सनसनी फैला दिया गया कि एक गवाह की हत्या करने वाला आसाराम बापू के कर्नाटक आश्रम से गिरफ्तार हुआ। तो मैंने आपके चैनल के माध्यम से उस पर बात भी किया था। तो उस तरीके से प्रोपेगेंडा फैला के उनको जमानत पहले रोकने का प्रयास किया गया। लेकिन जो बापू की शारीरिक अवस्था था उसको देखते हुए कि अब कोर्ट से रहा नहीं गया, और कोर्ट ने जब जमानत दे दी तो इन लोगों को लगा कि नहीं, कहीं अब बापू पूर्णतः अब बाहर ही नहीं रह जाए, बापूजी को जेल नहीं जाना पड़े, या उन लोगों को लगा कि कहीं बापूजी, हम लोग जो लोग षड्यंत्र करने में जुटे हैं उन लोगों का नाम ना ले ले खुलेआम। तो इन लोगों ने फिर से एक प्रोपेगेंडा शुरू किया कि बापू को फिर से ऐसा हालत बना दो, ऐसा नैरेटिव सेट कर दो समाज में कि बापू को जमानत देने में जज को फिर से डर लगे, जैसे 12 साल तक डर लगता रहा, और बापूजी को पुनः किसी भी तरीके से राहत नहीं मिले, और फिर से 31 मार्च तक का जो जमानत है उसके बाद वो जेल चल गया। तो मैं पहले ये जानना चाहूंगा, जो मैंने सवाल आपसे पूछा कि जो कल्ट ऑफ आसाराम है उसमें दिखाया क्या गया है? डॉक्यूमेंट्री, ये 3 सीरीज है, 3 एपिसोड का सीरीज है जी। तो इसमें पहले दिखाया क्या गया है? देखिए एक तो जो उन्होंने नाम रखा है कल्ट ऑफ आसाराम, मैं कहता हूँ कि कल्ट ऑफ डिस्कवरी होना चाहिए। 4 लोगों को बुला लिया आपने, उसमें 2 तो बापू के पक्षधर हैं, जो एक प्रवक्ता है बापू के, पता नहीं कहाँ से आ गई है, क्या नाम उनका? नीलम दुबे। अच्छा। तो वो कहाँ से आ गई, उसकी बुद्धि लेवल क्या है, कैसे बापू के प्रवक्ता हो सकती है इस तरीके के? तो क्या संस्था से सर्टिफाइड प्रवक्ता है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बात रखी है वो हास्यास्पद है। उसे लग रहा है कि वो बापू के प्रवक्ता नहीं, ऐसा लग रहा है कोई और व्यक्ति है जो बापू के समर्थन में तो है, लेकिन उनका उद्देश्य ये साबित नहीं करना है कि भाई बापू निर्दोष है। वो आए माए साए कुछ बतिया रही है, जिसका सवाल का जो जवाब देना चाहिए और जो सवाल होना चाहिए वो सवाल नहीं उठ पाया। तो नहीं, जो कल्ट ऑफ आसाराम है वो स्टोरी की लाइन क्या लेके चले हैं वो, और उस स्टोरी लाइन में आप लोगों को, जो लोग विरोध कर रहे हैं, वो कहाँ फॉल्ट लाइन ढूंढ पा रहे हैं? मतलब कहाँ पर है कि वो इस स्टोरी में जो फैक्ट नहीं है उसको दिखाया गया है, मतलब फिक्शन को फैक्ट बनाकर दिखाया गया है? देखिए 2008 में जो बापू के आश्रम में 2 बच्चों का देहांत हुआ था, जिसमें त्रिवेदी आयोग का गठन हुआ था, और कोर्ट ने जांच में पाया था कि इसमें कोई आश्रम में तंत्र विद्या नहीं होती है, और जो बच्चों की मौत हुई है वो कैसे हुई है, पानी में डूब जाने से हुई है, इस तरीके की बात आई थी, और बापूजी के संस्था को बरी कर दिया था। उस मामले को उठाया गया है और उसमें इस तरीके से माहौल बनाने का प्रयास किया गया है कि इस केस में भी बापू दोषी है। अच्छा, जिस पर आयोग बना और आयोग ने जिस चीज को क्लीन चिट दिया, वो डिस्कवरी के अपने सीरीज में उसको भी दोषी बताया गया है। तो उस जो आयोग का कोई जिक्र है उस डिस्कवरी के सीरीज में? हाँ, आयोग का है। वो कह रही है कि भाई उनको बापू को बड़ी किया है, लेकिन वो उस पर सवाल उठा रही है, बार बार वो सवाल उठाने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई जो बच्चे हैं वो फिर कैसे मरे। और खुद ये जो उनका वकील है, सरकारी वकील जो रहा है उस केस में, वो खुद कह रहा है कि उस स्थान पे बापू उपस्थित नहीं थे जिस स्थान पे घटना हुआ, फिर उस केस में बापू दोषी कैसे हो गए?
आप दोषी को सजा दिलवाइए, ये हम भी चाहते हैं, बापू भी चाहते हैं और सब लोग चाहते हैं कि न्याय होना चाहिए, किसी की अगर देहांत हुई है, किसी ने मार दिया या मरवाया है तो। लेकिन जब वहां बापूजी थे नहीं तो बापू की जिम्मेदारी कैसे हो जाती है कि बापूजी पर केस चले? उनके नाम से गुरुकुल चल रहा है, उनकी व्यवस्था है, बात सही है, लेकिन हर एक बच्चे के पीछे तो बापू नहीं लग सकते ना। तो अगर किसी कोई बच्चे अगर खेलने कूदने के बहाने बाहर निकला और उसके साथ में कोई हादसा हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी बापू तो को आयोग लेनी क्या चाहिए। कह रहा है इस पर? ये आयोग- तो आपका पक्ष है, आयोग क्या कह रहा है इस पर? आयोग तो स्पष्ट कर रहा है कि भाई बच्चे के परिवार जो था उसने ये आरोप लगाया था कि बापूजी के आश्रम में तंत्र विद्या होता है और हमारे बच्चों का तंत्र में प्रयोग किया गया, प्रयोग करके मारा गया है। लेकिन आयोग ने कहा कि ये सरासर झूठ है, इस तरह का कोई तंत्र विद्या का कोई भी प्रमाण नहीं पाया गया है और इस केस में आश्रम को निर्दोष बरी कर दिया आयोग ने कहा है। उसके बावजूद कल्ट ऑफ आसाराम में इसको लिया गया है। बिल्कुल। कल्ट ऑफ आसाराम में किस किस घटनाओं को लिया गया जिस पर बापू को एक्यूज बनाया गया, उसमें दिखाया गया? देखिए, एक तो ये बच्चे वाले मामला है, उसके बाद में उसमें आप देखेंगे कि जो जोधपुर केस है उसके बारे में बात की गई है और जो मतलब केस का थोड़ा थोड़ा डिटेल बता दीजिए। बिल्कुल बताऊंगा कि एक जो 2013 में पॉस्को पॉस्को एक्ट जो था उसके तहत बापू के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है, जिसमें ना मेडिकल रिपोर्ट में कोई ऐसा प्रूफ होता है कि उस लड़की के साथ में कोई छेड़खानी हुई है और जो उसने बयान दिए हैं, आप देखिए 0 FIR में जो दिल्ली में रजिस्टर हुआ है उस समय उसका बयान लड़की का पढ़ लीजिए, उसके बाद में जोधपुर में FIR हुआ है उस समय का उसका बयान पढ़ लीजिए, उसके बाद में जो 164 का बयान होता है FIR के बाद उसमें उसका बयान पढ़ लीजिए और फिर जज साहब के सामने जब बयान देते हैं लास्ट में सुनवाई ट्रायल के समय उसका बयान देख लीजिए तो आपको स्पष्ट लगेगा कि ये लड़की कहानी बना रहे हैं, क्योंकि 4 जगह बयान है और चारों जगह अलग है। दूसरी बात हम ये करना चाहते हैं कि जो कोर्ट ने जो सजा सुनाया है, टिल डेथ की सजा सुनाया है, उसमें क्या कह रहा है कि हम सर्कल एविडेंस के आधार पर सजा सुना रहे हैं बापू। कोई प्रमाण नहीं है हमारे पास कि बापू ने रेप किया है, लेकिन हम जो सजा सुना रहे हैं वो सर्कल एविडेंस परिस्थिति साक्ष्य के आधार पर हम सजा सुना रहे हैं। और उसमें जो लड़की कहानी बता रही है कि मुझे बापू के शिवा नाम के सेवादार ने अटेंड किया, कॉल में उससे बात हो रही थी, उसने मुझे बापू से मिलाया और कोर्ट से वो बरी हो गया कि मैं उस दिन वहां था ही नहीं। तो जब वो वहां था नहीं, रेल का टिकट दिखाया उसने और वो वहां था नहीं, उसका मोबाइल का लोकेशन दिल्ली का है, तो फिर तुमको लड़की को मिलाया किसने पहले बापू से? तो ये बिल्कुल सरासर झूठ कहानी। तो ये घटना भी आया है कल्ट ऑफ आसाराम में? नहीं, ये कहाँ से आएगा, मैं बता रहा हूँ। ये तो कल्ट ऑफ आसाराम में ये जो आरोप है आसाराम जी पर, ये घटना ये लिया है, ये केस को लिया है, केस को लिया है और ये इस तरीके से नहीं दिखाया है। तो केस को लिया है पर केस के बारे में जो आप स्पष्टीकरण दे रहे हैं वो स्पष्टीकरण मुझसे गायब है, क्योंकि ना हमारे प्रवक्ता ने वो स्पष्टीकरण दिया है और ना ही उन्होंने लेने का प्रयास किया है। वो अपने तरफ से ऐसा माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि जबकि हाईकोर्ट में लंबित है, अभी उस पर वो चलना है, चलना है। हाई सेशन कोर्ट से भले सजा हो गया लेकिन हाई कोर्ट में मामला लंबित, तो अभी मामला एकदम से खत्म तो नहीं हो गया। अपने देश में सेशन कोर्ट है, उसके बाद में हाई कोर्ट है, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट है, 3 स्थान है। अब एक जगह से न्याय नहीं हो पाता है तभी तो आगे असल में उन्होंने केस को की छानबीन करने की जगह जो लोअर कोर्ट से फैसला आया है उसी को उन्होंने दिखा दिया है। उसको भी बहुत अच्छे से नहीं दिखाया है। उसमें भी अगर ये करते तो ये सवाल उठता ना जो मैंने सवाल उठाया कि भाई जब सेवा नाम 4 जगह लड़के ने अपनी बयान बदली है, उसके बाद सेवा जो साक्ष्य परिस्थिति साक्ष्य है उसके आधार पे शिवा नाम के जो सेवादार है वो वहाँ है ही नहीं, वो बरी हो गया है, तो तुमको बापू से मिलवाया कौन? दूसरी बात, एक बात मैं बताऊं संदीप जी, आपके मैं ऑफिस आया हूँ आज और हमारे कार्यक्रम हो रहा है, जो भी हम लोग बातचीत कर रहे हैं, आपके ऑफिस में मैं सब कुछ देख लूँ एक दिन अच्छे से, उसके बाद आप 1 घंटे के बाद हमसे बाहर जाएंगे तो मैं भी फिर भी आपको कोई एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा कि कौन सा सामान कहाँ रखा है। वो आपको जितना बेहतर पता होगा मुझे नहीं पता होगा। लेकिन जो लड़की तथा कथित पीड़िता है वो कह रही है कि एक रूम में हमारे साथ में वहां पे शोषण हुआ और रूम के बाहर मेरी माँ बैठी है गेट पे और मैं चिल्लाती रही, हमारी माँ को पता नहीं चला। ये कैसे हो सकता है? पहली सवाल। दूसरा सवाल, वो उस रूम के कहाँ पर्दा कौन से कलर का लगा है, बेड कहाँ रखा है और क्या कहते हैं बाथरूम कहाँ है, जबकि वो खुद कह रही है कि जब आरोप लगाने में वो कह रही है, FIR में कह रही है कि जब मैं उस रूम में गई तो लाइट बंद था।
तो जब लाइट बंद था तो तुमको इतना सब दिखाई कैसे? तो उसका जवाब मैं जब ढूंढने का प्रयास करेंगे तो गॉडमैन आसाराम लिखा था उन्होंने, क्या अजय पाल्लावा ने लिखा था, उसको पढ़ी। उसमें वो कहता है कि मैंने उस रूम का वीडियोग्राफी किया था और वो वीडियोग्राफी उसको दिखाने का काम किया गया। उस पर किताब पे केस भी चल रहा है, हम लोगों ने केस भी किया है। तो आसाराम जी को एक आसाराम जी एक ऐसे हॉट केक हो गए हैं जिस पर किताबें लिखी जा रही है, वेब सीरीज बनाई जा रही है और फिल्में बनाई जा रही है और वो लगातार हो रहा है। तो अब हम फिर से लौटते हैं डिस्कवरी के कल्ट ऑफ आसाराम पे। दूसरा केस उन्होंने क्या लिया है? दूसरा केस अहमदाबाद के, जो बापू पे अहमदाबाद में मुकदमा दर्ज हुआ था, 12 साल पुराना है। तो एक तो 12 साल बाद रेप का केस लिया कैसे गया, यही संदिग्ध है। और चूंकि सरकार का इच्छा रही है, सरकार कह भी रही है, आपने सुना भी होगा कि प्रदीप सिंह जडेजा, वो कहते हैं जो भाजपा से ही गृह मंत्री रहे हैं बीजेपी का, और कहे तो गुजरात में, हाँ वो भाजपा से रहे हैं गृह मंत्री भारत का, और वो कह रहे हैं विधानसभा में सीना ठोक के कि राजकीय प्रबल इच्छा शक्ति के कारण आसाराम बापू और नारायण साईं को हम जमानत नहीं दे रहे हैं। तो क्या ये बातों से अंदाजा लगा सकता है कि सरकार की कितनी इच्छा रही है कि भाई आसाराम बापू और नारायण साईं मतलब इसका मतलब वो विधानसभा में कह रहे हैं कि कोर्ट को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ये खुद कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं। तो वो केस भी इसमें लिया गया है। हाँ, वो केस के बारे में लिया गया, लेकिन ये बातें नहीं दिखाई गई। तो ये विधानसभा वाले बातें नहीं दिखाई गई, कहीं नहीं दिखाई, चर्चा नहीं डिस्कवरी में। नहीं, बिल्कुल। इसका मतलब है कि डिस्कवरी का जो एक पक्षीय है सारा बात। तो यही मैं बता रहा हूँ कि वो 12 साल पुराना पहले तो FIR दर्ज होता है, और उसके बाद में जो ये सीरीज है उसमें एक पत्रकार है, गोपी कुछ नाम है उसका, गोपी, और शायद वो आज तक की पत्रकार है। वो कह रही है कि पहले तो हम लोगों को लग रहा था कि 12 साल पुराना मुकदमा में कुछ होगा कि नहीं होगा, लेकिन पुलिस ने जब जांच किया तो उसमें पुलिस को क्लू मिल गया। तो क्या क्लू मिल गया? ना मेडिकल रिपोर्ट है उसमें, तो 12 साल बाद में तो आज तक की जो रिपोर्टर है और उस डॉक्यूमेंट्री में, हाँ, उसका वर्जन है, हाँ, डिस्कवरी की डॉक्यूमेंट्री में। हाँ, वो कह रही है कि इस केस में पुलिस को जांच में क्लू मिला। तो क्या क्लू मिला? नहीं तो उसमें मेडिकल रिपोर्ट है, नहीं उस केस में कोई ठोस आधार है, और यहाँ तक आपको हास्यास्पद बात बताऊं इस केस का, कि लड़की किस दिन उसके साथ रेप हुआ कोई तारीख नहीं बता रही है, कोई तारीख नहीं बता रही है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि उसमें जितने भी सह आरोपी बनाया लड़की ने, वो सब लोग बड़ी हो गए हैं। फिर अकेले बापू कैसे उस लड़की को अपने रूम तक ले आया और उसके साथ में रेप किया, और उस केस में भी बापू को उम्र कैद की सजा हो गया लोअर कोर्ट से। तो ये केस भी उन्होंने लिया है डिस्कवरी में। और तीसरा कौन सा केस? ये दो ही केस, ये 2 केस और एक बच्चे वाला केस, ये 3 केस। बच्चा वाला केस भी, तांत्रिक वाला जो, और नारायण साईं का केस, ये जो तीनों केस जो है ना, ये नारायण साईं जी के केस को थोड़ा सा नारायण साईं जी के केस के ऊपर लिया है, ये उनके ऊपर भी लग गया, क्योंकि वो दोनों। नारायण साईं के केस की भी क्या स्थिति है? नारायण साईं जी के केस में भी उनको भी सेशन कोर्ट से सजा हो गया है, और हाई कोर्ट में मामला। तो अभी वो जेल में है, जमानत? नहीं, वो तो जेल में ही है, जमानत कहाँ मिलने वाली, जब सरकार ही कह रही है वहाँ की खुद की हमारे प्रबल इच्छा शक्ति का जमानत नहीं होने दे रहे हैं, तो कैसे जमानत हो जाएगी? और मिला भी नहीं है। एक बार वो पैरोल पे जरूर 15 दिन के लिए बाहर आए थे, तो एक साधक वकील है, एडवोकेट है, अच्छा, उसने उसमें प्रयास किया था, उसके कारण उनको राहत मिली थी। लेकिन जो उनके पैरोकार हैं, जो आपने कहा ही पहले शुरुआत में कहा कि जो उनके लोग हैं वही संदिग्ध हैं, तो वो जो संदिग्ध लोग हैं वो उनको काम नहीं करने दिया आगे, तो वो भी जेल में है। तो जैसे इस वाले डॉक्यूमेंट्री में मैं बात करूं कि इसमें संस्था की तरफ से एक पक्ष रखा गया है जो प्रवक्ता हैं, लेकिन आप जो साधक हैं जितने भी आसाराम जी के, वो संतुष्ट नहीं है कि संस्था ने बापूजी को बचाने के लिए पक्ष नहीं रखा है, वो और बापूजी को उसमें धकेल ही रहे हैं। बिल्कुल, हमेशा से संस्था ने यही भूमिका निभाई है। संस्था मतलब मैं पूरी एक साधकों का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। नहीं, संस्था मतलब संस्था मतलब जो कुछ चंद लोग उस पर कब्जा कर लिए हैं और अपने ढंग से उसको चला रहे हैं, वो लोगों का इस पे जो कब्जा करके वो एक षड्यंत्र, तो हमें तो पूरा शंका है कि वो लोग सरकार के ही आदमी हैं, और इस तरीके से कोर्ट में बापू का पक्ष रखने का काम करते हैं, जिससे बापू को राहत कम और सजा ज्यादा हो। इस तरीके से बापू का न्यायालय में पक्ष रखा जाता है। तो अभी आप बता सकते हैं कि अभी वर्किंग कमेटी, अभी जो बापू मेडिकल ग्राउंड पे बाहर भी आए हैं, उसका एक बड़ा कारण है कि इन लोगों के बजाय बापू ने अपना पैरोकार, एक नोएडा में रहने वाला बापू के भक्त जो साधक है, सॉफ्टवेयर कंपनी चलाता है, उससे बातचीत करके उसको पैरोकार नियुक्त किया, और उसने बाहर से वकील करके अच्छे ढंग से केस लड़ा, जिसके कारण ये मेडिकल ग्राउंड पे कुछ बापू को राहत मिला है। नहीं तो बापू को 12 साल में राहत को कहने के लिए कुछ
मिला ही नहीं। नहीं सरकार चाहती है कि बापूजी को न्याय मिले, और नहीं जो गद्दार लोग हैं जो आश्रम में बैठे हैं, मैं गद्दार कहूंगा उनको, जो बापू के खाते हैं, बापू के आश्रम में रहते हैं, लेकिन बापू जेल से नहीं आए, ये ऐसा चाहते हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि अभी जैसे बापू नहीं है, उनके पुत्र नहीं है, बापू अभी हैं मतलब जी। जमानत पे हैं। वर्किंग कमेटी कौन हैंडल कर रहा है, कौन लोग हैं वर्किंग कमेटी में? देखिए, वर्किंग कमेटी में जो मुख्य रूप से व्यक्ति है उसका नाम है अर्जुन उर्फ पंकज मिर्चंदानी। वो तो क्या है वो आश्रम के सर्वे सर्वा समझ लीजिए उसको, कि बापू के जाने के बाद वही सर्वे सर्वा है। और कहाँ के हैं वो वहीं के गुजरात गुजरात के तरफ के ही है। और वो जो है इस तरीके से बापू पे भी, अभी जब बापू बाहर है तो भी बापू को एक घेराबंद, जेल में तो नहीं है बापू, लेकिन एक घेराबंदी में है बापू जी। वहां पे बापू जी से कोई मिल नहीं सकता। आप मतलब बताइए, आप साधक ये कह रहे हैं कि आप साधक लोग अगर मिलना चाहते हैं नहीं मिलने दिया जा रहा? मिलने ऐसे नहीं दिया जा रहा है। अगर मिलने किसी को दिए, मैं कोई दूर से दर्शन कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बापू के कोई केस के विषय में कोई अपने पर्सनल बात करना चाहे तो बात हो जाती है, करवा भी देते हैं वो लोग। लेकिन कुछ, अब मैं वो नाम नहीं लेना चाहूँ, कुछ धनराशि ले लेते हैं, किसी से कुछ ले लेते हैं, मैं ज्यादा इसमें नहीं जाना चाहता डिटेल में, लेकिन उनको मिलवा दिया जाता है। लेकिन जो हम जैसे लोग हैं, जो इनके जो कार्य है उस पर सवाल, कार्य पे सवाल उठाने का काम किया है, उन लोगों को बापूजी से दूरी बना कर रखें, घेराबंदी करके रखें कि ये लोग बापूजी तक न पहुंच जाए और ये लोग बापूजी से कोई बात न तो जैसे जैसे आप लोग कह रहे हैं साधक कि वो लोग गद्दार हैं, जो आपके शब्द हैं, मेरे नहीं, तो आसाराम बापूजी जब बाहर निकले हैं तो वो इनका, क्योंकि वो तो सर्वे सर्वा उनके नाम पे है, इनको वो बाहर कर क्यों नहीं पा रहे हैं? देखिए, जो 12 साल एक बड़ा लंबा समय होता है। इस 12 सालों में जो बापू के संस्था है उसको धीरे धीरे टेक ओवर कर लिया गया है। आप बापू के जो संस्था है उसमें एक वो था प्रावधान या ऐसे जो भी नियम बना था उसके हिसाब से कि अगर आरोपी पे जो ट्रस्टी है उसके ऊपर किसी भी तरीके से गंभीर आरोप लगता है तो ट्रस्टी होने योग्य नहीं होंगे। तो बापू को और उनके पुत्र को धीरे धीरे साइड कर दिया गया है। बेटी को तो पहले ही साइड कर दिया कि भाई वो हमारे संस्था से कोई बिलोंग ही नहीं करते, उनको इतना बदनाम कर दिया गया है। उनको क्या क्या मतलब मुझे नहीं ना, मेरे दर्शकों को बताइए। उनके बेटी को उनके आश्रम से निष्कासित कर दिया। उनके पत्नी और उनकी बेटी अब उनके आश्रम में नहीं रहते। अच्छा। बेटी तो पहले से अलग से आश्रम बना कर रहती थी, अपना साधना भजन करती थी, पर उनकी पत्नी आश्रम में कुटिया में रहती थी। उनको भी बापूजी के जाने के बाद, कुछ वर्षों के बाद, उनको भी आश्रम से निकाल दिया गया और बापू को उनके खिलाफ इस तरीके से रिपोर्टिंग किया गया, बताई गई उनके खिलाफ कि उनको भी बापूजी ने खड़ा खोटी सुनाया कि भाई वो संस्था हड़पना चाहती है या संस्था से अपनी पत्नी को, हाँ बेटी के ऊपर। तो वो आरोप हालांकि हम लोगों पर भी लगाया गया है, क्योंकि जब अब बापू एक कमरे में है, उनको जाके जो बात बताई जाएगी, अब हम लोग सवाल क्या कर रहे हैं कि भाई बापू को न्याय क्यों नहीं मिल रहा है, बापू के केस में गलतियां क्यों हो रही है, और ये लोग जाके बापू को कुछ और भी अपनी कहानी नमक मिर्ची लगा के सुनाते हैं। तो बापू जी कई बार हम लोगों के लिए भी बोल चुके हैं, लेकिन हम लोग जब आमने सामने की बात होनी चाहिए, अभी बापू आए तो हम लोग को बुलाना चाहिए, बिठाना चाहिए बापू के सामने। अगर हम लोग गलत कह रहे हैं तो आमने सामने बात हो जानी चाहिए। कोर्ट में जो खेला हुआ है बापू के केस में, वो देख के कोई भी अनपढ़ आदमी बता सकता है कि जो डिफेंस था, वो जो बापू के पक्ष रखने वाले थे कोर्ट में, वो लोग ने बापू को सजा करवाने का काम किया है। उन लोगों ने सही से साक्ष्य कोर्ट के सामने नहीं रखा है, सही से क्रॉस नहीं किया लड़की के साथ, जिसका परिणाम हुआ कि दोनों बिल्कुल वाहियात और झूठे केस में बापूजी को उम्र कैद की सजा हो गई। तो फिर मैं चूंकि वेब पे ही लौटता हूँ, वेब सीरीज ये जो अभी लॉन्च हुआ है, जो डॉक्यूमेंट्री लॉन्च हुई है, तो ये पता है कि कौन लोग हैं उसके पीछे, डायरेक्टर प्रोड्यूसर कौन है? ये देखिए, आइडिया है? एक तो इसमें एबीपी न्यूज का है नाम आ रहा है, और दूसरा इसमें आज तक का, इन लोगों ने कंटेंट जुटाने में, और डायरेक्टली तो किसी का नाम नहीं, कंटेंट जुटाने में आज तक एबीपी न्यूज और हमारे आश्रम का भी योगदान बताया गया। हाँ, हालांकि इन जर्नलिस्टों पर तो एक पॉस्को एक्ट का कोई मामला भी चल रहा है। हाँ, जो दीपक चौरसिया है उसके ऊपर एक, माने बापू के केस में, जब बापू के ऊपर रेप केस लगा जोधपुर वाले मामले में, एक केस दर्ज हुआ, उसके बाद उन्होंने बापू के खिलाफ प्रोपेगेंडा मीडिया में बनाने के लिए कि देखिए इस केस में ना जो कुछ हुआ है, एक तो सरकार, दूसरा पैरोकार और तीसरा पत्रकार, इन तीनों ने मिलकर खेल खेला है और तीनों ने माहौल बनाने का, कोर्ट में सही से पक्ष नहीं रखने का काम हमारे पैरोकार ने किया है, समाज में बापू के खिलाफ माहौल बनाने का काम पत्रकार ने किया है, और न्यायालय की तरफ से जो हो सकता था कैसे न्यायालय पर दबाव बनाया जाए,
वो काम सरकार ने किया है, जिसका परिणाम आज हम लोगों के सामने है। कौन कौन से पत्रकार हैं जिन पर पॉस्को एक दीपक चौरसिया, अजीत अंजुम और लेडीज भी हैं? हाँ, चित्रा त्रिपाठी और भी सोहेल देव, ऐसे करके और भी लोग हैं। उस केस में मैं हूँ भी, गवाह भी हूँ। तो ये केस चल रहा है और वो लोग एक बच्चे के वीडियो में बापू आशीर्वाद दे रहे हैं, उस वीडियो को एडिट करके ऐसा दिखाया गया कि उसके साथ में छेड़खानी हो रही है, रेप हो रहा है। वो तो दीपक चौरसिया ने इसमें जो आप लोग हैं जो कह रहे हैं कि ये जो डिस्कवरी का जो डॉक्यूमेंट्री है जी, वो फर्जी है और वो बापू को बदनाम करने के लिए बनाया गया। फर्जी क्या है? बापू को बदनाम करने के लिए बनाया गया है। इससे पहले एक फिल्म आई थी मनोज वाजपेयी को लेकर, G5 जैसे ग्रुप ने बनाई थी। तो क्या आप लोगों ने उसका विरोध किया था? क्योंकि अगर विरोध होता तो मुझे लगता है कि इस डॉक्यूमेंट्री बनाने वालों को भी सोचना पड़ता। उसका विरोध कोई न्यायालय आदि के स्तर पर गया कहीं? देखिए, मैंने खुद ही लखनऊ में मुकदमा दर्ज कराया था, कोर्ट के माध्यम से गया था, लेकिन कोर्ट ने बोला कि आप हु आर यू, आप कौन हो? हमने कहा हम भक्त हैं, हमारी भावना जुड़ी है और ये तो हमारे संविधान अधिकार देता है। पर कोर्ट ने उसे सुनने से इनकार कर दिया। आश्रम की तरफ से कोई ऐसा प्रयास किया गया हो, आश्रम मतलब मैं अर्जुन एंड टीम कहता हूँ, तो वो टीम की तरफ से कोई ऐसा प्रयास किया हो मेरे जानकारी में नहीं है और मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी तरीके से प्रयास कोई फिल्म को रोकने के लिए कोई काम नहीं, वो और अभी वाले डॉक्यूमेंट्री को उनके लिए भी हम लोग जब बात बोल रहे हैं, सुनने में आ रहा है कि करेंगे, लेकिन कब करेंगे? जब ये पूरे तरीके से फैल जाएगा, लोगों में चली जाएगी, तो उसके बाद करने का मतलब क्या है? अभी अच्छा मौका था, इस पे सवाल उठाना चाहिए था। तो ये भी तो हो सकता है कि कल चूंकि बापू भी बाहर हैं, आसाराम बापू 31 मार्च तक बाहर हैं, तो इस डॉक्यूमेंट्री का प्रभाव जुडिशियरी को प्रभावित करने के लिए इसका किया जा सकता है, क्योंकि डिस्कवरी बड़ा नाम जुड़ा हुआ है इसमें। देखिए, मैं यही तो कह रहा हूँ कि ये माहौल बनाने के लिए ही किया जा रहा है और कोई इसके पीछे है नहीं, कोई और कारण नहीं है। अभी टाइमिंग देखिए ना, टाइमिंग पे जाइए आप कि एक मैंने बोला ना, एक लड़के को जमानत होने से पहले एक दिन एक लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया और प्रोपोगेंडा हो गया मीडिया में कि आसाराम के साफ शूटर गिरफ्तार। हमारे बापू के लोग साफ शूटर होते हैं, जो माला जपने वाले लोग हैं वो साफ शूटर होते हैं, और जो आतंकवादी है उनको तो बिरयानी मिलती है अपने देश में। तो इस तरीके के माहौल बनाने का प्रयास किया गया। अब ये डिस्कवरी पे आ गया, उससे पहले पालनपुर में सत्संग हुआ, पता नहीं क्या क्या करके ड्रामा किया गया। और अगर उस रूम में कैसे लोग पहुंच गए, अगर बापू किसी रूम में है, 4-5-10 लोगों से मिल रहे हैं, उस रूम में कोई पत्रकार कैसे पहुंच गया? तो वो भी संदिग्ध है हमारे लोग कि आप कैसे उसमें पहुंचा दिए, उसको कैसे वहां आ गया, कैसे मोबाइल से फोटो खींच लिया। ये भी सवाल उठता है। क्या था इशू? क्या कोर्ट ने ये कहा है कि भाई बापू अपने भक्तों से मतलब पब्लिकली मतलब गैदरिंग करके नहीं मिल सकते, और उसमें बापू वहाँ पालनपुर में है और किसी से 2-4 लोगों से मिल रहे होंगे जमानत के बाद। हाँ, जमानत के बाद। वो जोधपुर से जब वो अहमदाबाद की तरफ जा रहे थे तो बाय रोड जा रहे थे, तो उसमें तो वहाँ पे रास्ते में पालनपुर पड़ा, वो आराम करने के लिए एक दिन रुक गए वहाँ पे। तो वहाँ पे कुछ लोग जो स्वाभाविक है, जो बापू के भक्त हैं, वो मिलने का प्रयास करेंगे, तो कुछ लोग मिलने के हिसाब से आए होंगे, खड़े होंगे, उसका फोटो लेके माहौल बनाने का प्रयास किया गया कि भैया बापू जी है, मतलब जमानत से जो निकले। हाँ, तो एक फोटो लेके ये बताया गया कि जमानत का दुरुपयोग कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, हाँ, शर्तों का जो है दुरुपयोग कर रहे हैं, और ये जमानत के शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं, ये उनका कहना है। हाँ, ये माहौल बनाने का। तो ये आपका कहना है कि ये संस्था के अंदर से ही कराया गया? हाँ, तो अब कैसे आप बताइए ना कि एक रूम में कहीं बैठे रहे, कैसे मोबाइल लेके आप, हम लोग इस रूम में बैठे हैं, अगर कोई फोटो यहाँ से लेके हम लोगों का कोई लीक होता है, तो हम लोग तो यही कहेंगे ना कि भैया हमारे जो साथ में लोग हैं यहाँ इस रूम में जो उपलब्ध है वही लेके देंगे ना, या तो ऐसे लोग वो प्रवेश देंगे जो हमारे फोटो ले सकते हैं। तो वहाँ पे पत्रकार पहुंचा था, उसने फोटो लिया था, तो अगर फोटो लिया था तो तुमने लोगों ने दिलवाया था। तो अब आप लोगों का स्टेप क्या है इस डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ? देखिए, डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ तो हम लोग चाह रहे हैं कि कोर्ट जाए, लेकिन जब तक इसमें बापू के जो अथॉरिटी है जिन लोगों के पास, वो लोग सामने आते तो कोर्ट पूछ लेता हु आर यू, तुम हो कौन? तुम्हारे जो जिनके ऊपर बना है वो तो कुछ कह नहीं रहे, जो इनकी संस्था है इतनी बड़ी वो कुछ कह नहीं रहे, तुम भक्त हो, ठीक है, तुम्हारा भावना हो तो रहो, हम सुनेंगे नहीं। तो इस तरीके कोर्ट में, क्योंकि बापू का मामला जब होता है तो रवैया कोर्ट का भी अलग ही होता है, तो उसके बाद तो जो एविडेंस डालते हैं और डिफेंस यदि डिफेंस ही नहीं करेगा तो कोर्ट क्या कर सकती है? बिल्कुल। आप मैं बता रहा हूँ, जब आप फोटो की बात हुई तो मैं बता दूं कि 70 लोग उस रात में, जिस रात में तथाकथित पीड़िता घटना बता रही है, उस रात में 70 लोग वहां उपलब्ध थे। 70 लोगों में से किसी की गवाही नहीं कराई,
70 लोगों का मोबाइल होगा, कोई ना कोई फोटो खींचा हुआ होगा, वीडियो बनाई हुई, कैमरामैन भी वहाँ था। कभी बापू एकांत में सत्संग करते हैं तो फोटोग्राफी होती है, वीडियोग्राफी होती है, कुछ फोटो निकल के भी आया। लेकिन जो बापू को बेकसूर साबित करता था वीडियो फोटो, क्योंकि बापू 11:30 बजे तक सत्संग कर रहे थे बाहर, और लड़की बता रही कि 10:30 बजे मेरे साथ में शारीरिक शोषण हो, जोधपुर केस की बात कर रहा हूँ मैं। तो वो फोटो क्यों नहीं कोर्ट में गया? वो 70 लोगों के फोन में से तुम फोटो डिलीट करवा सकते हो, एक पत्रकार अगर फोटो ले भी लिया तो फोटो तुमसे डिलीट नहीं हुआ, और तुम बन रहे हो कि भाई बापू के बड़ा खास हैं, बापू के हम सेवादार हैं, हम बापू के हित चाहने वाले लोग हैं। कैसे? इस बात को, और जो पुस्तक आपने कही, इससे पहले एक पुस्तक जो लिखवाई गई, वो भी क्या बापू के केस पे इम्पैक्ट डालता है? बिल्कुल ऐसा माहौल, मैंने बता रहा हूँ। क्या पुस्तक का क्या नाम है? गॉड ऑफ आसाराम में से कुछ, अजय पाल गॉडमैन आसाराम में से कुछ। और कौन है वो अजय पाल लांबा आईपीएस अधिकारी हैं जो उस समय केस का छानबीन कर रहे थे जोधपुर मामले में। उनका ये कहना है, जबकि उनका खुद का जो बयान है उस समय का आप देखेंगे तो वो खुद कह रहे हैं कि बापू के ऊपर रेप का केस नहीं बनता। फिर बाद में 376 कैसे दिया गया? फिर 376 भी लगा देते हैं, और फिर दुनिया भर के धारा लगा के अब बापू सजा हो जाती है। कमाल है। और मनोज वाजपेयी वाली केस पे तो आपने बताया उस पे भी संस्था का कोई रिएक्शन नहीं होता। आप अगर बापू के हित की बात करेंगे, आप बापू की इलाज की बात करेंगे, बापू की जमानत की बात करेंगे, तो आपको संस्था आपके पीछे पड़ जाएंगे, आपके खिलाफ आवाज उठने लगेगा, आपको हर तरीके से तोड़ने का प्रयास किया जाएगा, धन से, लोभ से, डर से, हर तरीके से तोड़ने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन आप बापू के विरोध में कोई काम करते हैं, जैसे डिस्कवरी नहीं किया, तो उसके खिलाफ बोलने और लिखने की हिम्मत नहीं करते। जो वो वाला भी केस चल रहा है जो दीपक चौरसिया के, उसको संस्था नहीं चला रही, बापू के भक्त लोग चला रहे हैं। तो बापू के भक्त लोग चला रहे हैं। बापू के भक्त फिर इस मामले में कह सकते हैं, आगे जो कोर्ट है, जैसे डिस्कवरी वाली इशूज में जाते हैं यदि, तो कह सकते हैं कि देखिए हमने कोर्ट में केस किया है इन सब इशूज पे, संस्था नहीं आ रही तो हम लोग क्या करें, हम लोगों की भावनाएं आहत होती है। लेकिन देखा जाए तो संस्था ही ऑथराइज्ड है इसको करने के लिए। अब आप लोगों की लड़ाई, क्योंकि देखा जाए तो जो भक्त का एक पूरा जो समूह है वो एक तरह से संस्था से भी कटा हुआ है, आसाराम बापू से भी कटा हुआ है, लीगल क्षेत्र में उसको कह रहे हैं कि आप हो कौन, वहां भी नहीं। तो अब आप लोगों के लिए क्या रास्ता बचता है? हम लोगों के लिए एक ही रास्ता बचता है कि हम लोग समाज से न्याय मांगे। अब समाज में ये बात को आना चाहिए कि कोई भी बात जब सरकार आपके पीछे लग जाए, जब आपके लोग आपके दुश्मन बन जाए और आपको उसमें आप सिस्टम का कहीं हिस्सा ही नहीं हो, तो एक ही चोर जब चोरी कर रहा है तो उसका अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे तो उसका प्रकाशित कर दीजिए लोगों में कि ये आदमी चोरी कर रहा है, इसकी वजह से आज बापू को सजा हो रहा है। तो फिर जो है मुझे हम लोग उम्मीद है कि जब समाज में ये बात फैलेगी तो लोग जरूर उनके खिलाफ, जो लोग हैं उनके खिलाफ इकट्ठे होंगे, क्योंकि आजकल हिंदुत्व का दौर चल रहा है। भले उसका दुरुपयोग लोग कर रहे हैं सत्ता लेने के लिए, भले गौरक्षकों को गुंडा कर रहे हैं और कह रहे हैं, एक कौन शर्मा है वो वहाँ का जो असम का मुख्यमंत्री है, क्या नाम है, हेमंत बिस्वा शर्मा, वो कह रहा है कि भाई सरकार की जिम्मेदारी नहीं है गौ की रक्षा करना, तो क्या सरकार की जिम्मेदारी गौरक्षकों को गुंडा घोषित करना है? तो इस तरीके के जब सरकार है और इस तरीके के जब अभी फिलहाल की बात करूं, जब मुक्तानंद जी ने कितना सही ढंग से जो लोगों की कुंभ मेला में मृत्यु हुई उस पर उन्होंने आवाज उठाने का काम किया, और उसका समर्थन प्रेमानंद जी ने कर दिया, उनकी बातों का कुछ समर्थन कर दिया। प्रेमानंद जी का उस समय नहीं समर्थन, उस वीडियो राम मंदिर के समय का पर वो अभी चल गया, वायरल हो गया। तो आप देखिए ना, उनकी यात्रा पर रोक लगा दी गई जो सालों से चलता रहा था, सालों से किसी को दिक्कत नहीं थी उस यात्रा से, लेकिन अब दिक्कत हो गया है। इनके आईटी से लिया जो लोग हैं वो अभी मुक्तानंद जी के लिए क्या क्या लिख रहे हैं। अरे तुम अपने शंकराचार्य के बारे में तुम इस तरीके की ओछी बातें करोगे और तुम कहोगे कि भाई सनातन धर्म का लोग सम्मान करें, कैसे करेंगे लोग? तो अगर देखा जाए तो आसाराम बापू के पक्ष में, हालांकि मैं कभी कभी ट्विटर पे ट्रेंड देखता हूँ, और लेकिन समाज में जो मीडिया आदि ने जो बनाया है वो पक्ष में बहुत माहौल जो है वो संस्था, सरकार और मीडिया ने उस माहौल को डैमेज तो किया ही है। और उस पर एक जो खासकर डिस्कवरी का जैसा इतना बड़ा वो एक डॉक्यूमेंट्री लेकर आता है, मनोज वाजपेयी जैसे कलाकार के साथ फिल्म आती है, और आसाराम जी पर लगातार फिल्में, डॉक्यूमेंट्री, वेब सीरीज, पुस्तक, तो ये कहीं ना कहीं संदेह पैदा करता है
कि वो कौन लोग हैं, और बहुत पैसे वाले लोग हैं जो इसके पीछे पड़े हैं, इस केस के पीछे लगे हुए हैं, और वो नहीं चाहते कि आसाराम पूरी तरह से मुक्त हो पाए। अभी जब जमानत उनको मिली है, उस जमानत का 31 मार्च तक समय है, उस बीच एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज कर देना, और ऐसे में यदि जज आदि को भेजा गया तो निश्चित तौर पर ये केस प्रभावित होगा, और केस प्रभावित करने का प्रयास है जो दिख रहा है। बम बम ठाकुर जैसे जो भक्त हैं उनकी एक अलग लड़ाई है कि वो हमारे गुरु हैं, हम उनके लिए लड़ रहे हैं। संस्था की एक अलग ही स्थिति है कि संस्था भक्तों से आसाराम जी को दूर किए हुए है, और संस्था का जैसा कि इनका आरोप है कि संस्था वेब सीरीज में भी संस्था दिख तो रही है आसाराम बापू जी के साथ, परंतु वो जो बयान दे रहे हैं वो लग रहा है कि आसाराम जी के विरुद्ध है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में अब जब सरकार, मीडिया और संस्था खुद ही यदि संदेह के घेरे में हो तो न्याय कहाँ से मिल पाएगा मालूम नहीं है। लेकिन यदि एक मीडिया चैनल के नाते हम लोग इन पीड़ित भक्तों का, जो भक्त यहाँ से वहां, मैं तो कई बार देखा हूँ इन भक्तों को, जम्मू, काशी, प्रयाग, जहां जहां मैं जाता हूँ मुझे कुछ आसाराम जी के भक्त मिल जाते हैं। इनकी एक अलग पीड़ा है, और मुझे लगता है कि मीडिया के जरिए इनकी पीड़ा को सुना जाना चाहिए। कोर्ट में केस चलते रहेंगे, 12 साल किसी को अगर उम्र कैद भी देते हो तो बुजुर्ग आदमी 12 साल ऑलरेडी जेल में रह चुके हैं। लेकिन फिर भी अगर समाज को लगता है कि इनके भक्तों के साथ न्याय होना चाहिए तो समाज को इनके भक्तों के साथ खड़ा होना चाहिए, और भक्तों को भी चाहिए कि एक बार बात करें संस्था से कि हम लोगों को मिलवाइए 31 मार्च तक, ताकि वो अपने गुरु से जाकर मिल सके, अपना पक्ष रख सकें और ये बता सके कि बाहर किस तरह की साजिश हो रही है। अब ये तो समय पर निर्भर करेगा कि आगे क्या होता है, लेकिन फिलहाल आसाराम जी के जितने पीड़ित भक्त हैं उनको मैं ये आश्वासन देता हूँ कि आप इंडिया स्पीक्स डेली आपके साथ है। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, आपने अपना महत्वपूर्ण समय हम लोगों को दिया, क्योंकि आप बड़े बड़े इंटरव्यू कर रहे हैं और बड़े बड़े हिंदुत्व का जो मुद्दा है उसको उठाने का काम करते हैं, और बड़ा अच्छा लगता है आपको देख के, सुन के, कि अभी भी इस दौर में भी सनातन के लिए सचमुच में आवाज उठाने वाले कुछ पत्रकार हैं, और आप बहुत अच्छे ढंग से लड़ाई लड़ते हैं। आप ये नहीं कि कई लोग चाटुकार हो गए हैं जो हमारे हिंदुत्व के नाम अब एक दो तरीके के हो गए। अब मुझे लगता है कि जो अभी सरकारी हिंदू है और जो सच में हिंदू है, उनसे दोनों का भिन्न भिन्न है। एक तरीके से जैसे आर्य समाजी हिंदू था और सनातनी हिंदू पहले थे, अब एक दो हिस्सों में और बढ़ गया है, एक सरकारी हिंदू हो गए हैं और कुछ जो है सनातनी हिंदू है। जो सनातनी हिंदू है सवाल पूछते हैं तो सरकारी हिंदू को मिर्ची लगती है। अब पर आप तो फिर भी सवाल पूछते रहते हैं, तो इसके लिए आपको खूब धन्यवाद, खूब धन्यवाद, और आपके चैनल को भी धन्यवाद, और आपके दर्शकों को भी धन्यवाद। खूब शेयर करिए इनका वीडियो बनाया हुआ, ताकि ये आप लोगों को और हम लोगों का आवाज है, इन आवाज को जनता तक पहुंचाने का हम लोगों का काम होना चाहिए। इसमें जो हम लोग सहयोग कर सके करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बम बम ठाकुर जी। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। मैं हूँ आपका संदीप देव। धन्यवाद।